बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ है अदालत में तोशाखाना 2 वाला, उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत हुई नहीं, जज पहुँचे ही नहीं अडियाला जेल में समाअत के लिए और ना बाकी लोगों को आने दिया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में अब स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट तकलीफ देता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन फील्ड मार्शल को, क्योंकि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल को लगातार मुखातिब करते हैं और उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। इमरान खान साहब अब असाब की एक लंबी लड़ाई में है और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास इतना वक्त है कि वो इमरान खान के साथ एक लंबा टेस्ट मैच खेल सकेगी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हर एक को रिटायर हो जाना होता है, लेकिन आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका को लेकर मामला बहुत हसास हैं और पूरा निज़ाम इस बात पे तुला हुआ है कि इस दौरे को मुकम्मल तौर पे पहले की तरह कामयाब बनाया जाए। अब इस हवाले से जो है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट, दो चीज़ें हैं ना। एक तो 14 अगस्त पे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, उसके हवाले से अभी से पकड़ दकड़ मारधाड़ शुरू है। हुकूमत जो है वो तमाम फस्तायत के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, सवाए खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे भी। अच्छा देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और बाकी सूबों में पकड़ दकड़ और मारधाड़ है। तो दोनों जगह के ऊपर जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात हैं। अब 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट ना आए तो हुआ ये कि जज साहब ने जुडिशल कम्प्लेक्स से ही, ये जज है शाहरुख अर्जुमंद, इन्होंने वहीं से जनाब ऑर्डर दे दिया कि आइंदा तारीख जो है वो अब 15 अगस्त है, यानी 14 अगस्त का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो निकल जाए। उसके बाद 15 अगस्त को इमरान खान साहब का केस चलेगा अडियाला जेल में, तो इसको आगे ले गए हैं। और साथ ही साथ आर्मी चीफ के दौरे से पहले दो लोगों ने ट्वीट किया, एक ख्वाजा आसिफ ने किया और एक शहबाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने दोनों ज़ुबानों में किया, उर्दू में भी किया, अंग्रेज़ी में भी किया, और इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, मीठी भरी तारीफ़ की है। तो ये बेमौका तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। टैरिफ का मामला तो थोड़े दिन पहले हुआ था और पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिसेंट स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। लेकिन अज़रबैजान और आर्मीनिया को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोनों ने एक एक ट्वीट किया है। बाकी दुनिया को इस बात की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी कैंप में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गोद के मज़े ले रहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म ने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं जिस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझदार है कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे होती हैं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन एक चीज़ शो की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये एक नहीं है, 2-3 तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे हैं और ये एक पुलिस वाला मेज़ के नीचे घुसा हुआ है, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही और वहाँ दिखाया जा रहा है कि जनाब ये छोटी सी मेज़ है, इसके नीचे पुलिस वाला छुपा हुआ है, आधा नज़र आ रहा है हर तरफ से। तो यहाँ छुपकर कैसे एक पूरी साजिश को बेनकाब किया जा सकता है? यानी ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वाला उसी कमरे में मौजूद हो जहाँ पे इमरान खान साहब एक बड़ी घिनौनी किस्म की मुबैना तौर पे साजिश कर रहे थे। अब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी कहा कि इमरान खान के कमरे में वहाँ पे तो मैं भी गया हुआ हूँ और मैंने वो देखा हुआ है जहाँ पे वो मीटिंग इमरान खान करते थे सबसे। जिस ड्राइंग रूम की पुलिस वाले बात कर रहे हैं उस ड्राइंग रूम में मैं भी गया हूँ और बेशुमार मजीद सहाफ़ी और लोग गए। हज़ारों लोग मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से इंटरेक्शन करते थे हर महीने, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते रहे। अब इमरान खान साहब रोज़ाना तो फर्नीचर चेंज करते नहीं थे, उनका तो जब तक फर्नीचर फट नहीं जाता, सोफे फारग नहीं हो जाते, टूट फूट नहीं हो जाती, तब तक वो चेंज नहीं करते। तो वहाँ पे वो सामान आज भी पड़ा हुआ होगा और वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद किसने उसको बदलना है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ये टेबलें उठाएं, ये चीज़ें उठाएं और उठा के अदालत में ले जाएं, ले जाके अदालत में सोफ़ा रखें, टेबल रखें और जज को कहें कि इस पुलिस वाले को बोले इसके नीचे छुप के दिखाए। अगर ये इसके नीचे छुप गया तो आप हम सबको फांसी लगा दें। छोटी छोटी टेबलें हैं वहाँ पे, वो बड़ी टेबल थी नहीं ऐसी जिसके नीचे बंदा ऐसे छुप जाए और पूरा गायब ही हो जाए, नजर ही ना आए। और ना कोई ऐसे पर्दे बिछे हुए थे कि जिनके अंदर नीचे बंदा घुस जाएगा। ये कोई शादी वाला वो माहौल तो नहीं बना हुआ था कि बड़े से हाल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गोल टेबलें होती हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे पर्दे लटक रहे होते हैं, जिनके नीचे अंदर बंदा घुस जाए तो बंदा बाद में
नज़र नहीं आता है। कोई डाइनिंग टेबल जैसी सूरत हाल हो कि बहुत बड़ी कोई डाइनिंग टेबल है जिसके नीचे बंदा घुस जाए तो वो अंदर नज़र नहीं आता, किसी के पैरों पे भी टच नहीं होता। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये कहानी सुनाई गई है और अदालत ने इस कहानी पे यकीन करते हुए फैसला भी दे दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली कर सकती थी। अभी भी उठाएं टेबल सामने रख के अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये वो टेबल है जिसके नीचे पुलिस वाला छिपा हुआ था। अब बताएं, पुलिस वाला इसके नीचे छुप के दिखाए ना कि इसके नीचे बंदा कैसे छुप सकता है। बहरहाल एक और नाज़रीन खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब भारतीय डिफेंस की जानिब से भी एक दावा सामने आया और ये भारतीय एयर चीफ है। भारतीय एयर चीफ ने बहुत अजीबोगरीब दावा कर दिया है और ये मज़ाइका खेज दावा है। इनका नाम है जी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वो भारतीय एयर चीफ है और इनके दौर में भारत के तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, तबाही फेर दी इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन तैयारे जो हैं वो एक एक करके गिरे। राफेल तैयारे की तबाही करवा के वहाँ फ्रांस की मार्केट भी डाउन कर दी और चाइना का बहुत फ़ायदा हो गया इसमें। तो जनाब अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह किए थे। इतने महीने गुजर गए, मई के महीने में लड़ाई हुई थी, जून जुलाई, अब ये अगस्त चल रहा है। 3 महीने के बाद इंडियन एयर चीफ आता है और वो आकर कहता है जी हमने भी इंडिया पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए थे। तो दुनिया पागल है कि मान लेगी ये बात? भाई जब तबाह किए थे तब बताना चाहिए था। कहते जी हमारे पास सबूत है, हमने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए थे, कुछ हमने हवा में तबाह कर दिए थे, कुछ खड़े हुए भी हमने तबाह कर दिए थे और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। वो उस वक्त एक हुआ था हमारे साथ वाकया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। और पाकिस्तान का जो एक्शन था जिसमें इंडियन तैयारे गिरे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर सब लोग मानते हैं। अमरीकी सदर कहता है बार बार इनके तैयारे गिर गए, उनको शर्मिंदा करते हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर सब कहते हैं। तो इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ इंडिया तक पहुंचती नहीं है। इन्होंने हमारे सारे चैनल्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए। इंडिया में क्या, इधर हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में भी ब्लॉक कर दिए। ये हालात पैदा कर दिए गए। अच्छा, जो इंडियन क्लेम है उसके बाद किसी किस्म का दुनिया से कोई भी किसी किस्म का रद्द-ए-अमल भी नहीं आया क्योंकि लोगों को इस बात का आइडिया है कि ये आदमी ने बोंगी मारी है और अपने लोगों के बीच में बैठ के एक बड़क मारी है, इसकी कोई हैसियत है नहीं। हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और हाज़र सर्विस मेजर जनरल नूर वली को वजारत दाखिला में अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे फील्ड मार्शल साहब का दिमाग है और उन्होंने इस तैनाती के लिए कोशिश की है और एक हाज़र सर्विस मेजर जनरल नूर वली को तैनात कर दिया गया वजारत दाखिला के अंदर। यानी नादरा का कंट्रोल पहले ही पाकिस्तानी फ़ौज के पास है, एक सर्विंग जनरल उसको हेड करते रहे, उनके पास वो कंट्रोल है सारा डाटा का पाकिस्तानियों का। और अब जो है वो ये जो है वजारत दाखिला में एक और इम्पॉर्टेंट जगह पे एक और मेजर जनरल आकर बैठ गए। ये क्यों हो रहा है? यानी ये तो सिविलियंस के इदारे हैं, इनको तो सिविलियंस ने कंट्रोल करना है और उन सिविलियंस ने कंट्रोल करना है जिन्होंने बाकी इदारों पे भी नज़र रखनी है। तो इस मुल्क में तो एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा जब सारा का सारा कंट्रोल ही एस्टेब्लिशमेंट के बाद चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हो ये रहा है कि तमाम इदारों में अपने बंदे बिठाने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर इदारे को अपने कंट्रोल में ले रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना अच्छा उनका कंट्रोल होगा पाकिस्तान के तमाम इदारों पे, उतने बेहतर अंदाज में वो अपनी मर्जी के फैसले कौम के ऊपर मुसल्लत कर सकेंगे। लिहाजा ये सारा कुछ हो रहा है, हम होता हुआ देख रहे हैं, साथ साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता। एक दिन आएगा जब ये काया पलटेगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी तशवीशनाक एक ट्वीट की है और उन्होंने बताया कि 2 साल से इमरान खान साहब की कैद के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताया कि जिस किस्म की डिटेंशन में इमरान खान साहब को रखा गया है और 5 अगस्त 2023 में वो गिरफ्तार हुए थे, अब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और जिस किस्म का इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलने दिया जाता, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जाता, ये सारी चीज़ें इस पोस्ट के अंदर लिखी हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने। तो आलमी सतह पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये भी लिखा गया कि जैसे एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को, 100 से ज़ायद लोगों को
9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई गई और वहां पे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और साथ ही साथ 85 जो सिविलियंस हैं उन्हें मिलिट्री अदालतों से सजाएं दी गई हैं। तो मुतालबा किया गया कि ये सिलसिला बंद किया जाए, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर जिस किस्म के बैंड्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में नहीं है। साथ ही साथ जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जो कुछ 5 अगस्त को हुआ और जो लगातार होता चला जा रहा है। इस सब के खिलाफ जो है वो ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि आवाज़ उठाई गई और पाकिस्तान की जो रियासत है उसे कहा गया कि इस किस्म की चीज़ें बंद करें, ये इंटरनेशनली आप वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सेट पैटर्न है पाकिस्तान, उससे बार बार बाहर निकल जाता है। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल रही है? एक्चुअली तो बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना, एक सूबा पाकिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक डिनाइल की सिचुएशन में, जिस वक्त बार बार सियासतदान भी कहते थे, हम भी कहते थे, बलूचिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं वो ये बताते थे कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे एक नफरत बढ़ती चली जा रही है। तो उस वक्त सब कहते थे कि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं और ये बगावत पे उकसा रहे हैं। हम पहले बता रहे थे कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और ये कहते थे एक SHO की मार है। इन्होंने बहुत झूठ बोला कौम से। जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट में जो कुछ हुआ उस सारे को कौम से छुपाया गया। बहुत सारी चीज़ें जो कौम को पता होनी चाहिए थी वो कौम को नहीं बताई गई और बलूचिस्तान आहिस्ता 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 एक नो गो एरिया में कन्वर्ट हो गया। बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट होश के नाखून लेती, उन्होंने डंडे का सहारा लिया, बंदूक उठाई, गोली का इस्तेमाल किया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया और नफरत को हवा देना शुरू कर दिया। अब जो चिंगारी एक भड़क रही थी बलूचिस्तान में, बजाय इसके कि उसको ठंडा करते, उसमें पानी डालते सियासतदान आकर, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको हवा देना शुरू कर दी और अब वो एक आग के अंदर बदल चुकी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है इस वक्त जो लेटेस्ट है, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि पंजाब से एक शख्स को कहा गया कि ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर हैं, कि आपको हम IG बलूचिस्तान की पोस्ट दे रहे हैं, आप बलूचिस्तान चले जाएं। अब IG की जो पोस्ट होती है ना, ये बड़ी अहम होती है। जो IG लग सकता है बलूचिस्तान में वो बाद में इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, कहीं भी IG लग सकता है। एक बड़ा होता है ना, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस ऑफिसर ने IG बलूचिस्तान लगने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाज़ा करेंगे एक ऑफिसर IG जैसा ओहदा उस पर जाने से इनकार कर रहा है कि भाई मैं इस सूबे में नहीं जा सकता। और यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो 7 अगस्त को पेशगी मना ली गई, ये भी आप अंदाज़ा कर लें। यानी आप 14 अगस्त की तकरीबात यौम आज़ादी मनाते हैं ना, वो 7 अगस्त को पेशगी तकरीबात कर ली गई। अब विजुअल इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जनाब 14 अगस्त पे हम चला लेंगे। इतने सीरियस मसाइल हैं बलूचिस्तान के अंदर और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान में, मोबाइल इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है और सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। और रात के वक्त जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं पूरे बलूचिस्तान में, मगरिब के बाद कोई गाड़ी नहीं छोड़ते, कहीं किसी को नहीं जाने देते। और पंजाब जाने वाली बसों में 2 गनमैन तैनात किए जाते हैं अब हर बस के अंदर, ताकि लोग जो है वो हिफाजत के साथ पहुंच सकें। ऐसा पाकिस्तान में और कहीं नहीं होता। और पंजाब से आने वाली मुसाफिर बसों को सिर्फ दिन के वक्त सफ़र की इजाज़त दी जाती है और नहीं दी जाती बाकियों को। जो अहले तशी हैं, जो ज़ायरीन हैं, इसमें सुन्नी भी चले जाते हैं, ये ईरान और इराक, तो इसमें ये जो ज़ायरीन जाते हैं इनको सड़क के ज़रिए जाने से मना कर दिया गया है। और सरकारी अफसरान और मेंबरान असम्बली को हदायत की गई है कि वो तनहा बिल्कुल सफ़र ना करें, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करें। ये नाज़रीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है। जो लोग ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान ठीक हालात में है, वो जाकर ज़रा आईना देखें और अपने गिरबान में झांकें कि उन्होंने इस डिनाइल में बलूचिस्तान को कहाँ तक पहुँचा दिया है। इंतहाई मखदूश सूरत हाल है और इसको ठीक करने का तरीक़ाकार क्या है? सिर्फ एक तरीका है कि आप आईने पाकिस्तान पर अमल करें, आप जबरी गुमशुदगियाँ बंद करें, बलूचिस्तान के नौजवानों से बात करें। समीदीन बलोच साहिबा पहुँची हैं, अब लगभग 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ और ख़वातीन की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज चल रहा है इस्लामाबाद में।
लोग रोजाना आकर बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, एहतजाज करते हैं, कभी सड़क पे कभी कहीं, जहां उन्हें जगह मिलती है वो बलोच खवातीन है वो आकर बैठती हैं, वो एहतजाज करती हैं। अब सिमीदीन बलोच साहिबा ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अगर हम रियासत को तस्लीम ना करते तो यहां पुरअमन सड़कों पर नहीं बैठते। अब ये कितनी क्लैरिटी के साथ वो ये कह रही है। पाकिस्तान की पूरी रियासत इन्हें दहशतगर्द साबित करने में तुली हुई है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ये रियासत को नहीं मानते, ये तो दहशतगर्द है, वो अपने मुंह से कह रही है वहां बैठ के अगर हम रियासत को तस्लीम ना करते तो यहां पुरअमन सड़कों पर नहीं बैठते। आज हमारे हाथ में भी बंदूक होती, बंदूक उठाना आसान ऑप्शन होता। इस तरह इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठकर आइन और कानून की बात करना जुर्रत और जमीर की बात है। अगर आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो रियासत को चाहिए कि हमारे इस एहतजाज को सुने। अगर इस तरह हमें दहशतगर्द बनाया गया तो फिर जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं उनका भी एतबार उठ जाएगा। अब ये बड़ी अक्ल वाली बात है, एक खातून है वो कर रही हैं, रियासत को वक्त से पहले समझा रही हैं कि जो लोग अभी भी रियासत पे भरोसा करना चाहते हैं, जो लोग अभी भी चाहते हैं कि कोई हथियार ना उठाए, पुरअमन तरीके से बलूचिस्तान का मसला हल हो, वो सड़कों पर आकर बैठे हैं बजाय उनकी बात सुनने के। आप उनके ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। आप क्यों सबको दीवार से लगाकर ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान ये हथियार उठा ले? ये रियासत की गलत पॉलिसी है। इसको नवाज शरीफ ने माजी में कंडेम किया था, आजकल नवाज शरीफ खामोश है। इसको इमरान खान साहब ने कंडेम किया था, आजकल वो जेल में है। और हर दौर में ये जुल्म होता रहा है बलूचिस्तान के लोगों के साथ, कबायली इलाकों के लोगों के साथ। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि अब काफी ताखीर होती चली जा रही है और हालात एक के बाद एक मजीद खराब होते चले जा रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। नाज़रीन, मेरे पास से दो खबरें और हैं। एक तो ये है कि गर्मी की वजह से जो पंजाब के स्कूल हैं वहां पे ये कह दिया गया है कि 1 सितंबर को स्कूल खुलेंगे, यानी बच्चों का 15 दिन का मजीद नुकसान हो जाएगा। अब मौसम तो तब्दील हो रहा है, बजाय इसके कि बच्चों को सहूलतें दी जाएं, स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, सूरत को बेहतर किया जाए, ये जो लंबी छुट्टियां हैं ये बच्चों के सिलेबस का नुकसान करेंगी। ये भी एक रियलिटी है। टीचर्स ने मुझे बताया कि ये इससे नुकसान होगा। अब देखें आगे स्मोक आ जाएगी। स्मोक के दिनों में दोबारा स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उसकी वजह ये कि एक नया फिनोमिना है ना, तो अगर गर्मियों की छुट्टियां 3 महीने तक लंबी भी हो जाती थी तो फिर जो सर्दियों में ये कसर पूरी हो जाती थी। लेकिन अब सर्दियों में स्मोक की वजह से स्कूल बंद किए जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये एक नई चीज़ है। तो क्लाइमेट चेंज ने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट की तबाही हुई है गुज़िश्ता चंद दहाइयों में, जिस पे हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, उसने बच्चों की तालीम और आने वाले जो नस्ल है उसकी ट्रेनिंग पे बड़े खौफनाक असरात डाले हैं। और ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा रजीम जो है इसके पास तो हर चीज़ का एक ही हल है, बंद कर दो। कोई मसला हो रहा है इंटरनेट बंद कर दो, कोई और बात हो रही है मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, कोई वाक़या होने वाला जी डबल सवारी बंद कर दो, कोई और चीज़ हो रही है जी दहशतगर्दी का खतरा है जनाब डबल सवारी बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, यानी लीडर भी बंद कर दो। इनके पास हर चीज़ का एक ही हल है कि बंद कर दो। किसी चीज़ को दुरुस्त करने की कैपेसिटी है नहीं और बंद करने के अलावा इनको कुछ और आता नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शुगर मिलों को नवाजने के लिए जो है वो एक लंबा सिलसिला चल रहा है। अब ये एक और काम डाल दिया गया है। ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तो चीनी के अंदर ये बेशुमार पैसा कमाते हैं। जब ये ख़रीदारी करते हैं गन्ने की तो ये इस तरीके से ख़रीदारी करते हैं कि किसानों को इंतज़ार कराते हैं, उन्हें किराया पड़ता रहता है ट्रॉलियों का, गन्ना खुश्क होता रहता है और ये बाद में उसका वज़न कम करके फिर ख़रीदते हैं। एक तो वज़न के अंदर 2 नंबरी करते हैं, दूसरा वज़न में 2-3 किस्म की 2 नंबरी हैं जो ये लोग करते हैं, और दूसरा ये कीमत अदा नहीं करते किसान को पूरी, बहुत सस्ता गन्ना ख़रीदते हैं। फिर चीनी की कीमत कभी स्टॉक करके, कभी सट्टा खेल के, कभी हुकूमत के साथ मिलकर, कभी एक्सपोर्ट करके, कभी इंपोर्ट करके उसके अंदर भी ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं। और आखिरी चीज़ जो अब एक और इनको मिलती है, ये फोक एक गन्ने से पैदा होता है। हम इसे फोक कहते हैं, बिगास भी कहते हैं इसे। इससे बिजली बनती है, ये कोयले की तरह जलता है। और अब किया ये गया है हुकूमत की जानिब से कि ये इसकी कीमत पहले आधी होती थी, अब डबल कर दी गई है। इसकी कीमत को भी कोयले की कीमत के बराबर कर दिया गया है ताकि इस हिसाब से मुनाफा और फ़ायदा दिया जाए इन शुगर मिलों को। यानी कैपेसिटी पेमेंट शुगर मिलों को भी अदा की जा रही है जो बिजली वो पैदा करती हैं या कर सकती हैं। जो वो दस्तावेज़ात आई हैं उनके मुताबिक, ये एग्जैक्ट प्रेस की न्यूज़ है, वो ये कहते हैं कि दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि गन्ने के फोक से बिजली बनाने वाली 8 शुगर मिल्स को हुकूमत की जानिब से कैपेसिटी पेमेंट अदा कर दी गई है। और इसमें जनाब गुज़िश्ता माली साल में 8 शुगर मिल्स को 3 अरब 42 करोड़ रुपए अदा किए गए। अलमुइज़ इंडस्ट्री को पैसा दिया गया नाज़रीन
इसके अलावा जहांगीर तरीन की मिलों को पैसा दिया गया, हमजा शुगर मिल को जनाब पैसा दिया गया, और दीगर बहुत सारी, रहीम यार खान शुगर मिल है उसको भी दिया गया पैसा, और कई और मिले इनको पैसा दिया गया है। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानियों को कैसे कैसे ये माफियाज चूना लगाते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।